तो आज हम लोग कैपेसिटर को के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम लोग स्टडी करेंगे रिलेशन फॉर कॉमन पोटेंशियल। रिलेशन फॉर कॉमन पोटेंशियल, रिलेशन फॉर कॉमन पोटेंशियल, रिलेशन फॉर कॉमन पोटेंशियल, ये है हमारा टॉपिक, रिलेशन फॉर कॉमन पोटेंशियल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हमने एक कैपेसिटर लिया जिसकी कैपेसिटी थी C1, उसको हमने कनेक्ट किया ऐसी बैटरी से जिसकी वोल्टेज है V1। ठीक है, कैपेसिटर C1 था, उसको हमने ऐसी बैटरी से कनेक्ट किया जिसकी वोल्टेज क्या है V1। एक और कैपेसिटर लिया, दूसरा कैपेसिटर लिया और इसको कनेक्ट किया ऐसी बैटरी के साथ जिसकी वोल्टेज है V2, वोल्टेज V2, कैपेसिटी C2। ठीक है, दोनों कैपेसिटर्स को हमने अलग अलग चार्ज किया और फिर क्या किया, हमने दोनों कैपेसिटर्स को बैटरी से हटा करके आपस में कनेक्ट कर दिया। ऐसे बैटरी हटाने के बाद हम लोगों ने उनको आपस में कनेक्ट कर दिया। इसके टर्मिनल्स, इसके दो टर्मिनल्स आपस में यहां कनेक्ट कर दिए, इस दोनों के टर्मिनल्स यहां पर कनेक्ट कर दिए। समझ गए? तो हमें क्या निकालना है? ये है हमारा कैपेसिटर C1, ये है हमारा कैपेसिटर C2। पहले वाले कैपेसिटर की कैपेसिटी है, मतलब कि वोल्टेज है V1, दूसरे वाले कैपेसिटर की वोल्टेज है V2। दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया तो दोनों की एक कॉमन वोल्टेज हो जाएगी, दोनों की कॉमन एक वोल्टेज हो जाएगी। पहले वोल्टेज अलग अलग थी, अब दोनों की एक कॉमन वोल्टेज हो जाएगी। उसी का फॉर्मूला निकालना है। समझ गए कि पहले हमने जो बैटरी से जोड़ा उसकी वोल्टेज थी V1, यानी हमारे कैपेसिटर की वोल्टेज भी V1। दूसरे वाले कैपेसिटर को जोड़ा V2 के साथ तो उसकी वोल्टेज भी V2। लेकिन दोनों को निकालने के बाद हमने दोनों कैपेसिटर्स को आपस में कनेक्ट कर दिया, पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। अब दोनों की एक वोल्टेज हो जाएगी। इसको ऐसे समझ सकते हो कि हमारे पास दो टंकी है पानी की, एक बड़ी टंकी है, एक छोटी टंकी है। हमने दोनों को कुछ पानी भरा दोनों में और दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया। तो जब तक पानी का लेवल दोनों में इक्वल नहीं हो जाएगा ना, तब तक पानी फ्लो करेगा ना। समझ गए? जब तक दोनों टंकी में पानी का लेवल इक्वल नहीं होगा, पानी फ्लो करेगा। इसको हम ऐसे कह सकते हैं, जब तक दोनों में पोटेंशियल, यहाँ पर बात करेंगे पोटेंशियल, दोनों में जब तक पोटेंशियल इक्वल नहीं होगा, चार्ज इधर से इधर या इधर से इधर जाएगा। और जब दोनों में एक पोटेंशियल हो जाएगा तो चार्ज का जाना आना बंद हो जाएगा और दोनों की वोल्टेज एक कॉमन वोल्टेज होगी। उसी का फॉर्मूला हम लोग निकालेंगे। समझ गए? ये है हमारा फॉर्मूला, हम लोग निकालेंगे रिलेशन फॉर कॉमन पोटेंशियल। क्लियर? ठीक है। अब देखो, हमने इस कैपेसिटर को चार्ज किया, इस कैपेसिटर को भी चार्ज किया। ठीक है, कुछ चार्ज इसमें भी आया होगा। कितना चार्ज आया होगा? इस पे चार्ज आया होगा Q1 इज इक्वल टू C1V1। इस पे इतना चार्ज आया होगा ना। और इस पे कितना चार्ज आया होगा? इस पे चार्ज आया होगा Q2 इज इक्वल टू C2V2। ठीक है, जब इसकी बैटरी को मैं हटा दूंगा तब इतना चार्ज तब भी हमारे कैपेसिटर के अंदर रहेगा और इस वाली बैटरी को भी मैं हटा दूंगा तो भी इसके ऊपर चार्ज बना रहेगा C1V1। ठीक है, और जब आपस में कनेक्ट कर देंगे तो पहले वाले कैपेसिटर पे C1V1, दूसरे वाले कैपेसिटर पे चार्ज C2V2, जब आपस में जोड़ देंगे तो चार्ज, टोटल चार्ज सेम रहना चाहिए ना। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यही कहता है कि जितना चार्ज पहले था उतना ही चार्ज बाद में भी रहेगा। इसका मतलब चार्ज कंजर्व रहेगा। तो जितना चार्ज पहले था उतना ही चार्ज बाद में होगा। तो हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन
of charge according to principle of conservation of charge, charge before connection है कि नहीं, चार्ज बिफोर कनेक्शन इज इक्वल टू चार्ज आफ्टर कनेक्शन, समझ गए, चार्ज बिफोर कनेक्शन इज चार्ज आफ्टर कनेक्शन। तो बिफोर जोड़ने से पहले ये चार्ज कितना था, तो पहले था Q1 प्लस Q2 है ना, Q1 पहले वाले कैपेसिटर पे था Q1, दूसरे वाले कैपेसिटर पे था Q2, और बाद में भी यही रहेगा ना, बाद में भी सेम रहेगा। ओके, तो Q1 कितना है, Q1 है हमारा C1V1, Q1 क्या है, Q1 है C1V1। ओके, सो हम लोग लिखेंगे C1V1 और Q2 क्या है C2V2, और बाद में क्या हुआ, बाद में दोनों कैपेसिटर्स किस में है, कौन से कनेक्शन में है, बाद में दोनों कैपेसिटर कौन से कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल में है ना। तो टोटल कैपेसिटी क्या हो जाएगी, जब कैपेसिटर्स पैरेलल में जुड़ते हैं तो उनकी टोटल कैपेसिटी क्या हो जाती है C1 प्लस C2, तो C1 प्लस C2 हो गई टोटल कैपेसिटी, और वोल्टेज क्या होगी V, वोल्टेज क्या होगी उनकी V होगी वोल्टेज, यही तो V वोल्टेज है जो कॉमन वोल्टेज हम निकालने वाले हैं, समझ गए। पहले वाले कैपेसिटर पर कनेक्शन से पहले चार्ज क्या था C1V1, दूसरे वाले कैपेसिटर पे चार्ज कितना था कनेक्शन से पहले C2V2, और बाद में आपस में कनेक्ट कर दिया हम लोगों ने, तो दोनों पे चार्ज जितना पहले था उतना ही तो रहने वाला है कि नहीं, लेकिन दोनों की वोल्टेज सेम हो जाएगी, तो हम लिखेंगे C1 प्लस C2 क्योंकि दोनों पैरेलल में है, और वोल्टेज तो V निकल आएगा। तो V कितना आया, तो इस वाले फॉर्मूले से हमें मिलेगा V, और V का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, इधर लिख देते हैं, V का फॉर्मूला लिखते हैं V इज इक्वल टू C1V1 प्लस C2V2 बाई C1 प्लस C2, ये आ गया रिलेशन फॉर कॉमन पोटेंशियल, ये फॉर्मूला आ गया रिलेशन फॉर कॉमन पोटेंशियल, समझ गए, इजी। दोनों कैपेसिटर को अलग अलग चार्ज किया, आपस में जोड़ दिया, तो दोनों की एक वोल्टेज होगी, उस वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होगा, ये होगा। आगे बस में नोट कर लो फटाफट, अगर डाउट हो तो पूछ सकते हो। अगर कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। ठीक है, तो ये हुआ रिलेशन फॉर कॉमन पोटेंशियल। अब हम आगे चलते हैं और हम लोग निकालेंगे कि जब हमने इनको आपस में जोड़ा, जब कैपेसिटर्स को चार्ज करके आपस में जोड़ा, तो क्या एनर्जी कंजर्व रही, ठीक है, समझ गए, कि जब हमने इनको आपस में कनेक्ट किया तो क्या कनेक्ट करने के बाद एनर्जी कंजर्व रहेगी, क्या जितनी एनर्जी पहले थी क्या उतनी ही एनर्जी बाद में रहेगी या कुछ अलग होगी। तो यही हम निकालने वाले हैं कि एनर्जी लॉस, क्योंकि हमें पता है, हमने पढ़ रखा है कि भाई एनर्जी का लॉस होता है, यही हम प्रूव करेंगे कि क्या सचमुच में एनर्जी का लॉस होता है। ठीक है, तो टॉपिक का नाम है लॉस ऑफ एनर्जी अपॉन कनेक्टिंग चार्ज कैपेसिटर। सो लॉस ऑफ एनर्जी अपॉन कनेक्टिंग चार्ज्ड कैपेसिटर। दो कैपेसिटर्स थे, दोनों चार्ज थे पहले से, और जब उनको आपस में जोड़ा तो कुछ एनर्जी का लॉस होगा या नहीं होगा वो भी देख लेंगे, और होगा तो वो कितना होगा वो भी निकाल लेंगे। समझ गए, क्लियर। तो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या है, अगर कैपेसिटर है C, उसकी वोल्टेज है V, तो उसमें एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला क्या होता है,
हाफ सी वी स्क्वायर। ठीक है, तो पहले वाले कैपेसिटर की कैपेसिटी थी C1, उसकी वोल्टेज थी V1, तो एनर्जी स्टोर कितनी होगी उसमें, हाफ C1 V1 स्क्वायर। और दूसरा कैपेसिटर था C2, उसको हमने जोड़ा दूसरी बैटरी के साथ जिसकी वोल्टेज थी V2, तो उसकी एनर्जी कितनी हुई, हाफ C2 V2 स्क्वायर। समझ गए। और बाद में जब हमने इकट्ठा उनको कनेक्ट कर दिया पैरेलल में, तो टोटल कैपेसिटी हो गई C1 प्लस C2 और वोल्टेज हो गई V। तो एनर्जी स्टोर कितनी हुई, हाफ C1 प्लस C2 V स्क्वायर। लिख लेते हैं, एनर्जी स्टोर्ड इन फर्स्ट कैपेसिटर क्या होगी, वो होगी हाफ C1 V1 स्क्वायर। और एनर्जी स्टोर्ड इन सेकेंड कैपेसिटर क्या होगी, वो होगी हाफ C2 V2 स्क्वायर, है ना। और जब आपस में उनको पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं, उनकी एक कॉमन वोल्टेज हो जाती है, तब एनर्जी कितनी होगी। सो एनर्जी स्टोर्ड आफ्टर कनेक्शन, एनर्जी स्टोर्ड आफ्टर कनेक्शन इज हाफ C1 प्लस C2, है ना, क्योंकि दोनों पैरेलल में जोड़े हैं। और वोल्टेज क्या हो जाएगी, V, जो अभी अभी हमने निकाली, V स्क्वायर। ठीक है, समझ गए। अब V की वैल्यू पुट कर देते हैं। अभी अभी हमने V का फॉर्मूला निकाला। सो रिलेशन फॉर कॉमन पोटेंशियल कितना होगा, वो है V इज इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। अभी अभी हमने ये फॉर्मूला निकाला ना कॉमन पोटेंशियल का, तो V की वैल्यू ये यूज करेंगे। ठीक है, तो अब हम देखना चाहते हैं कि क्या एनर्जी का लॉस हुआ है। तो एनर्जी बिफोर कनेक्शन माइनस एनर्जी आफ्टर कनेक्शन जीरो के इक्वल आनी चाहिए। तो हम लिखेंगे लॉस ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी बिफोर कनेक्शन माइनस एनर्जी आफ्टर कनेक्शन। ठीक है, एनर्जी बिफोर कनेक्शन माइनस एनर्जी आफ्टर कनेक्शन। तो एनर्जी बिफोर कनेक्शन क्या है, हाफ C1 V1 स्क्वायर पहले वाले कैपेसिटर की एनर्जी प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर दूसरे वाले कैपेसिटर की एनर्जी, ब्रैकेट में लगा लेते हैं इसको, माइनस बाद वाले कैपेसिटर के बाद वाले कॉम्बिनेशन के बाद जो एनर्जी है वो, तो वो होगी हाफ C1 प्लस C2 और V स्क्वायर। लेकिन V क्या है, V तो ये है, तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर, ब्रैकेट बंद। ठीक है, क्लियर है। एनर्जी बिफोर कनेक्शन माइनस एनर्जी आफ्टर कनेक्शन। अब देखो ये स्क्वायर है ना, तो इसका भी स्क्वायर है, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, इसका स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर। ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो हमें क्या मिलेगा, हाफ C1 V1 स्क्वायर C2 V2 स्क्वायर माइनस 1/2 C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। एक C1 ये इससे कट गया। ठीक है, आ रही बात समझ में, ओके। अब देखो हम लोग कैसे करेंगे, 1/2 बाहर निकाल लेते हैं, 1/2 कॉमन निकाल लिया और एलसीएम ले लेंगे, तो क्या मिलेगा हम लोगों को, हमें मिलेगा नीचे C1 प्लस C2, ये मिला डिनोमिनेटर में C1 प्लस C2 ये वाला, और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, C1 V1 स्क्वायर C1 प्लस C2, फिर इसके साथ C2 V2 स्क्वायर और C1 प्लस C2 माइनस ये वाली टर्म आ जाएगी ऐसे कैसे, C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर।
ये देखो सिंपल, एलसीएम लेके सॉल्व किया है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब अंदर वाली ब्रैकेट को हम लोग ओपन करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्लियर है? हम क्या निकालना चाह रहे हैं, समझो पहले हम क्या निकालना चाह रहे हैं। हमारे पास दो कैपेसिटर थे, हमने दोनों को अलग अलग बैटरी से चार्ज किया। बैटरी से चार्ज करने के बाद आपस में जोड़ दिया। आपस में जोड़ने के बाद हम ये देखना चाहते हैं कि एनर्जी का लॉस होगा या नहीं होगा। तो एनर्जी बिफोर कनेक्शन माइनस एनर्जी आफ्टर कनेक्शन शुड बी इक्वल टू जीरो, जीरो के इक्वल आनी चाहिए। अगर जीरो के इक्वल आ जाएगी तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे एनर्जी का लॉस नहीं हुआ। अगर जीरो के इक्वल नहीं आती तो एनर्जी का लॉस हुआ है। तो हमने क्या किया, एनर्जी बिफोर कनेक्शन पहले वाले कैपेसिटर में हाफ C1V1 एनर्जी बाद दूसरे वाले कैपेसिटर में हाफ C2V2, और जब आपस में जोड़ दिया तो एनर्जी ये वाली हमने वोल्टेज की वैल्यू पुट कर दी तो हमें मिला ये वैल्यू पुट करके एनर्जी का लॉस पहले वाली एनर्जी माइनस कैपेसिटर की बाद की एनर्जी, और हमने थोड़ा सा एलसीएम लेकर सॉल्व किया, 1/2 कॉमन निकाल लिया। अब इसको थोड़ा सा और आगे सॉल्व करते हैं। इस ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे, इस वाली ब्रैकेट को भी ओपन कर लेंगे और देखते हैं क्या मिलता है। चलो करते हैं। तो मैं ऊपर वाली चीजों मिटा देता हूं। ठीक है, तो 1/2 डिनोमिनेटर में C1 प्लस C2 ऐसे कैसे आ जाएगा, इसको ओपन करते हैं तो क्या मिलेगा C1 V1, इसको करेंगे तो C1 C2 V1, फिर इसको ओपन करते हैं प्लस C1 C2 V2, इसको करेंगे तो C2 V2, और इस वाली टर्म को ओपन करेंगे तो इस वाली टर्म को ओपन करते हैं तो क्या मिलेगा, काफ़ी लंबी सी टर्म मिल जाएगी हम लोगों को। थोड़ा सा इसको इधर लिख लेते हैं, थोड़ा मैं इसको इधर लिख लेता हूँ। सो 1/2 C1 प्लस C2 C1 स्क्वायर V1 प्लस C1 C2 V1 C1 C2 V2 प्लस C2 स्क्वायर V2, और ये वाली टर्म को ओपन करेंगे तो क्या मिलेगा माइनस C1 स्क्वायर V1 प्लस माइनस C2 स्क्वायर V2, और प्लस माइनस देंगे माइनस 2 C1 C2 V1 ये मिलेगा हमें। ठीक है, सिंपल, कोई बड़ी बात नहीं, कर लोगे ना। तो देखो ये कट गया इससे, ओके, ये क्या था C2 स्क्वायर V2 था ना, ये C2 स्क्वायर V2 था। हमने जब इसको ओपन किया था तो C1 C2 V1 C1 C2 V2 और C2 V2, तो ये दोनों कट गए। तुम क्या बचा, ये और ये। तो इसको सॉल्व करते हैं आगे, तो हमें मिलेगा डिनोमिनेटर में C1 प्लस C2, और ये वाली टर्म देखो C1 C2, और इसमें भी C1 C2। तो हम क्या निकालेंगे, C1 C2 को बाहर निकाल लेते हैं। C1 C2 बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बचेगा V1 V2 माइनस 2V1 देखो अब तो कुछ आसान सा लग रहा है। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1/2 C1 C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। ओके, देखो क्या देख रहे हैं हम लोग, ये एनर्जी का लॉस आ रहा है, जीरो नहीं आ रहा। मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आंसर जीरो नहीं आ रहा, कुछ ना कुछ आ रहा है। ठीक है, तो यही हमें देखना चाह रहे थे कि क्या जीरो आ रहा है या नहीं आ रहा, लेकिन ये तो जीरो नहीं आया है ना, ये तो कुछ ना कुछ आया है। V1 माइनस V2, अगर V1 बड़ा होगा V2 से तो भी ये प्लस में हो जाएगा क्यों, स्क्वायर है। अगर V2 बड़ा हुआ V1 से, V1 V2 पता है ना क्या है, जब हमने कैपेसिटर को पहले आपस में कनेक्ट करने से पहले बैटरी से जोड़ा था ना, ये वो वाली वोल्टेज है। तो अगर पहले वाले सेल की वोल्टेज बड़ी होगी तो V1 माइनस V2 का स्क्वायर करेंगे तो वो भी पॉजिटिव आएगा। अगर V2 बड़ा हुआ तो ब्रैकेट के अंदर तो माइनस में आएगा, लेकिन स्क्वायर करेंगे तो फिर से पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, एनर्जी का लॉस होगा ही होगा। समझ गए, एनर्जी लॉस होगा। तो हम लोग इसको ऐसे कर लेते हैं
कि this implies that v1 minus v2 का स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, है कि नहीं? ये हमेशा पॉजिटिव होगा। v1 माइनस v2 का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा। दिस इंप्लाइज देयर विल बी एनर्जी लॉस अपॉन शेयरिंग ऑफ चार्ज इन टू कैपेसिटर्स। समझ गए कि दो कैपेसिटर्स को जब आपस में जोड़ेंगे तो एनर्जी का लॉस होगा। और एनर्जी का लॉस किस फॉर्म में होगा? एनर्जी का लॉस होगा हीट के फॉर्म में, स्पार्किंग के फॉर्म में भी हो सकता है। ठीक है, जब हम दोनों कैपेसिटर को आपस में जोड़ेंगे ना तो करंट फ्लो करेगा वायर्स के अंदर। जब करंट फ्लो करेगा तो वायर थोड़े थोड़े गर्म हो जाएंगे, और गर्म हो गए तो लॉस हो गए ना। तो गर्म हो रहे हैं तो लॉस हो रहा है, यही लॉस है। इसका मतलब क्या है कि जब कैपेसिटर्स को चार्ज किया जाएगा तो उनके अंदर एनर्जी का लॉस होगा। ठीक है, नोट कर लो। यही हम प्रूव करना चाह रहे थे कि जब कैपेसिटर्स को आपस में जोड़ते हैं तो एनर्जी का लॉस होता है। ज़्यादा मुश्किल कैलकुलेशन नहीं है, अपने आप भी कर सकते हो, आसान से ही है। ठीक है, अगला टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, हम लोग चैप्टर के एंड की तरफ जा रहे हैं और काफ़ी सारा काम हम लोगों ने किया है। ये चैप्टर भी बहुत बड़ा है, फर्स्ट यूनिट काफ़ी बड़ी यूनिट है और मेहनत भी काफ़ी मांगती है। पुराने टाइम में मतलब मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग ये 8 मार्क्स की होती थी, लेकिन अब ज़्यादा मार्क्स की है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमने अब ख़त्म करने वाले हैं। थियोरेटिकल तो पूरी हो जाएगी, फिर न्यूमेरिकल और कॉन्सेप्चुअल भी देख लेंगे, पुराने बोर्ड के क्वेश्चंस भी देख लेंगे हम लोग। ओके, सो दिस वाज एनर्जी लॉस इन कनेक्टिंग टू कैपेसिटर्स। जब वो चार्ज शेयर करेंगे तो एनर्जी का लॉस। अगला टॉपिक हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं और वो है पोलराइजेशन। अगला टॉपिक है पोलराइजेशन ऑफ डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल। ये टॉपिक समझने का टॉपिक है, इस टॉपिक को समझना है। ठीक है, थ्योरी ज़्यादा है इसमें और बाद में जब इसका यूज़ करेंगे ना तब इसका मैथमेटिकल पार्ट भी करेंगे, लेकिन अब केवल समझना है। पोलराइजेशन का मतलब क्या है? पोलराइजेशन मतलब पोलराइज होना, पोल्स में बंटना, दो पोल्स में बंट जाना। हम कौन से पोल्स की बात करेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात कर रहे हैं तो कौन से पोल्स की बात करेंगे? हम लोग बात करेंगे पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। जब कोई भी मॉलिक्यूल, खासकर कोई भी मॉलिक्यूल, अब मॉलिक्यूल में हमें पता क्या होता है, हम जानते हैं मॉलिक्यूल में ज़्यादातर जो आयनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, जैसे सोडियम है और क्लोरीन है, सोडियम पे कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव, और क्लोरीन पे कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव, है कि नहीं? ओके, तो जब इनको पानी में डिसॉल्व करते हैं ना तो पॉजिटिव अलग हो जाता है और नेगेटिव अलग हो जाता है। पॉजिटिव और नेगेटिव थोड़े से अलग हो जाते हैं। उससे पहले क्या होता है? उससे पहले दोनों आपस में पास में रहते हैं, लेकिन जब पानी में घोलते हैं ना तो इनके बीच में फोर्स कम हो जाता है। जब फोर्स कम हो जाएगा तो थोड़े दूर हो जाएंगे, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ, नेगेटिव चार्ज यहाँ, तब ये पोलराइज हो जाएंगे। समझ गए क्या हो जाएंगे? ये पोलराइज हो जाएंगे, पोल्स में बट जाएंगे। कौन से पोल्स में? ये बट जाएंगे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज में बट जाएंगे। समझिए, ठीक है। लेकिन हम बात करेंगे डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल। डाइइलेक्ट्रिक कैसा होता है? डाइइलेक्ट्रिक का मतलब होता है बैड कंडक्टर, इंसुलेटर को हम कहते हैं डाइइलेक्ट्रिक। समझ गए? हम ज़्यादातर इंसुलेटर्स को कहते हैं डाइइलेक्ट्रिक। बैड कंडक्टिंग मटेरियल्स को हम लोग डाइइलेक्ट्रिक के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो बैड कंडक्टिंग होते हैं
उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते नहीं हैं, सभी इलेक्ट्रॉन्स अपने एटम के पास चिपके हुए होते हैं, ठीक है। और एटम के अंदर जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज वहीं पर नेगेटिव चार्ज का सेंटर होता है। तो बात करते हैं, तो ये है हमारा एक एटम, ये है एक एटम, ये है इसका न्यूक्लियस, और चारों तरफ हैं इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, ऐसे, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों का, हम ये कह सकते हैं दोनों का पॉजिटिव सेंटर नेगेटिव सेंटर, पॉजिटिव सेंटर नेगेटिव सेंटर एक ही जगह है, समझ गए? क्योंकि चार्ज चारों, नेगेटिव चार्ज चारों तरफ फैला हुआ है, तो उसका सेंटर वहीं पर है जहां पर पॉजिटिव चार्ज का सेंटर है। टोटल चार्ज तो जीरो ही है, टोटल चार्ज तो जीरो है। कहने का मतलब ये है कि ये एटम पोल्स में नहीं बटा हुआ, इसके दोनों पोल्स पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज एक ही जगह पर हैं, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज एक जगह पर सचमुच में नहीं है। सचमुच में ऐसा है कि बीच में पॉजिटिव चार्ज, बाहर इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन ये अनपोलराइज्ड है। कैसा है ये? अनपोलराइज्ड, ये भी अनपोलराइज्ड है, ठीक है। ये भी अनपोलराइज्ड और ये भी अनपोलराइज्ड, तो दोनों का पॉजिटिव सेंटर, पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और नेगेटिव चार्ज का सेंटर एक ही जगह पर लाई करता है, ठीक है। तो पोलराइज होंगे तो कैसे हो जाएंगे? पोलराइज होंगे ऐसे हो जाएंगे, पॉजिटिव अलग हो जाएगा, नेगेटिव अलग हो जाएगा, ये पोलराइज है। ये हो गया पोलराइज, समझ गए? ये अनपोलराइज्ड, अनपोलराइज्ड में पॉजिटिव और नेगेटिव एक ही जगह पर है, पॉजिटिव चार्ज का सेंटर नेगेटिव चार्ज का सेंटर एक ही जगह पर है, ये अनपोलराइज्ड है। और जब पोलराइज हो जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज का सेंटर नेगेटिव चार्ज का सेंटर सेपरेट हो जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे, ठीक है। ऐसा कौन कर सकता है? हमारे मॉलिक्यूल को, हमारे एटम को कौन पोलराइज करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड करेगी। ये हम देखेंगे कि किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारे एटम को पोलराइज कर सकती है। देखते हैं, देखो ध्यान से। इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने के लिए हमने क्या किया? इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने के लिए हमने क्या किया? एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज लिया, एक प्लेट पे नेगेटिव चार्ज, एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज, एक प्लेट पे नेगेटिव चार्ज, बीच में बन गई इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और जो हमारा एटम था ना, एटम था जो जिसका पॉजिटिव और नेगेटिव एक ही जगह पर था, जिसका पॉजिटिव और नेगेटिव एक ही जगह पर था, जो अनपोलराइज्ड था, उसका पॉजिटिव चार्ज का सेंटर, यानी कि उसका पॉजिटिव चार्ज, या यूं कह लो उसके इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे थे ना, वैसे तो घूम रहे थे, चक्कर काट रहे थे ऐसे 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 ऐसे, लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड में डालेंगे तो नेगेटिव चार्ज अपना ज़्यादातर समय, नेगेटिव चार्ज अपना ज़्यादातर समय इस तरफ बिताएगा। नेगेटिव चार्ज जब यहाँ जाएगा ना तो धीरे धीरे चलना शुरू कर देगा, जब यहाँ जाएगा तेजी से चलेगा। नेगेटिव चार्ज जब यहाँ से चली जाएगा ना तो धीरे धीरे चलना शुरू करेगा, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। और जब यहाँ आएगा तो बहुत तेजी से निकल जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर ज़्यादा समय के लिए रुकेगा और यहाँ पर कम समय के लिए रुकेगा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया, यानी हमारा जो मॉलिक्यूल था डाईपोल में बट गया, हमारा मॉलिक्यूल डाईपोल में बट गया। और ऐसा सारे मटेरियल में हो जाएगा। हमने तो एक एटम या एक मॉलिक्यूल का एग्जांपल लेके समझा, लेकिन जब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में डालेंगे तो सभी मॉलिक्यूल्स के साथ ऐसा होने वाला है, ठीक है। और जब सभी मॉलिक्यूल्स इस तरीके से हो जाएंगे तो हमारा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल पोलराइज हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। मान लो ये हमारा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल था, ये बैड कंडक्टिंग मटेरियल है, दिस इज डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। और इसके अंदर जितने भी एटम्स हैं, अगर ये पॉजिटिव प्लेट है,
ये वाली प्लेट नेगेटिव है तो इधर नेगेटिव हो जाएगा, इधर पॉजिटिव हो जाएगा। इसमें भी ऐसे हो, इधर नेगेटिव हो जाएगा, इधर पॉजिटिव हो जाएगा। इसमें भी ऐसे हो, इधर नेगेटिव हो जाएगा, इधर पॉजिटिव हो जाएगा, है कि नहीं? तो पूरा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ऐसे उसके जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं सभी पोलराइज हो जाएंगे, ठीक है? जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं सभी पोल्स में बढ़ जाएंगे, डाइपोल्स में बढ़ जाएंगे। सभी का नेगेटिव एक तरफ, पॉजिटिव एक तरफ, नेगेटिव एक तरफ, पॉजिटिव एक तरफ। तो ये हो गई हमारे डाइलेक्ट्रिक पोलराइज हो गई। हमारे डाइलेक्ट्रिक क्या हो गई? हमारे डाइलेक्ट्रिक पोलराइज हो गई। समझ गए क्या कर रहे हैं हम लोग? हम लोगों ने दो प्लेट्स के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाला। डाइलेक्ट्रिक होता है बैड कंडक्टिंग मटेरियल, इंसुलेटर। इंसुलेटर की खास बात क्या होती है? इंसुलेटर की खास बात ये होती है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, ठीक है? और जितने भी एटम्स होते हैं ना वो मतलब जितने भी एटम्स हैं जब उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो वो पोल्स में बट जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज सेपरेट हो जाएंगे। और जब पॉजिटिव चार्ज का सेंटर नेगेटिव चार्ज का सेंटर सेपरेट हो जाएंगे एटम के अंदर या मॉलिक्यूल के अंदर, तब वो पोलराइज हुआ माना जाएगा। और ऐसा पूरे मटेरियल के साथ हो जाएगा, तब हमारा पूरा मटेरियल हम कहेंगे पोलराइज हो गया। समझ गए? इसकी बाकी प्रॉपर्टीज हम लोग कल डिस्कस करेंगे। क्लियर कि इसको ऐसा करने से क्या होता है। तो अब टाइम हो गया है, तो कल फिर मिलते हैं इसी टाइम। बाय फॉर नाउ, सी यू टुमारो।